जबरदस्त होने वाला है। और आज के इस सेशन को आशा डॉक्टर रेखा जी को एक बार आप ना होस्ट बना दीजिए कि हमारे बीच एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है जो पेशे से डॉक्टर है, आज का जो सेशन लेने वाले हैं, जो पेशे से डॉक्टर, और बहुत ही बेहतरीन आज का हमारा सेशन होने वाला है। और जैसे प्लेयर तो देख ही चुका आप सभी, एनीमिया पे हमारा सेशन होने वाला है। और एक पेशे से डॉक्टर रहते हुए भी हमारी कम्युनिटी में जुड़ करके उन्होंने रिजल्ट लिया, और रिजल्ट लेने के साथ साथ वो हमारी कम्युनिटी की हमारा सेशन लेने आए। तो एक बार उनका जोरदार पहले तो तालियां बजाएंगे मैम के लिए, और अपन एक बार वेव करके बताएंगे। अब डायरी पेन साथ में रखिएगा सेशन के लिए, एक बार मुझे वेव करके बताएंगे सभी रेडी है सेशन के लिए। थोड़ा मुस्कुराहट होनी चाहिए संजय सर की तरह है, कि मुस्कुराहट ही है ना आपको बहुत आगे लेके जाने वाली। मैंने बताया जानवरों में अपनी मुस्कुराहट का फर्क है ना, क्या बात है, बहुत अच्छे से मुस्कुरा पा रहे हैं, और इस मुस्कुराहट और डायरी पेन आप दिखा पा रहे हैं। और इसी जोरदार तालियों के साथ अपन बुलाना चाहेंगे हमारे बीच हमारे जो आज के सेशन लेने वाले हैं, डॉक्टर रेखा वर्मा जी। मोस्ट वेलकम है मैम। आए और आपका परिचय के साथ शुरुआत करें, इस कम्युनिटी में आपकी आने की वजह से लेकर के, और कैसा महसूस कर रहे हैं उसके साथ हमारे सेशन को शुरुआत करें। मोस्ट वेलकम। Good morning, everybody, and thank you so much for inviting me for this warm welcome. And मेरी आवाज आ पा रही है सभी को? हेलो। बिल्कुल आप पा रही है मैम, बहुत अच्छी आवाज है। ओके ओके। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रेखा। एक्चुअली आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हमारी जो फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, उसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पे हमारे। इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाए, जो भी मैं बोलूं वो सभी को समझ पाए। तो बेटर ये रहेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही बात करेंगे। तो मैं अपने परिचय के साथ में शुरुआत करना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर रेखा बांदीकुई से बिलोंग करती हूँ, और मैं एक बीएचएमएस डॉक्टर हूँ। और मेरे हस्बैंड जनरल सर्जन हैं जो कि केकड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अजमेर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं एक डॉक्टर फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी फैमिली में मेरे पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष मिला के हमारे फैमिली में 13 डॉक्टर्स हैं, और सभी अपनी अलग अलग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये तो हुआ मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन, लेकिन हमारी इस कम्युनिटी में हमें पर्सनल इंट्रोडक्शन से कम जानते हैं, अपने क्लब के इंट्रोडक्शन से ज्यादा पहचानते हैं। तो मेरे क्लब का इंट्रोडक्शन इस तरह से है कि मेरे कोच बांदीकुई से संतोष सैनी जी हैं, और अशोक सैनी जी सर जो हैं वो मेरे मेंटोर हैं। और मुझे इस क्लब को ज्वाइन किए हुए 11 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। और अब मेरे पर्सनल क्लब में मैं सेशन लेती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं जरूर अपना टाइम निकालती हूँ सेशन के लिए। लेकिन आज इतने बड़े WLP जैसे बड़े इवेंट में मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैं आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू माय मेंटर अशोक जी सर कि उन्हीं की बदौलत आज मुझे आप सभी के बीच में बोलने का मौका मिला। तो आज हम बात करने वाले हैं WLP में हेल्थ टॉक के बीच में कि एनीमिया के ऊपर। एनीमिया के बारे में हम सभी ने शुरू से सुना है, हम जानते भी हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज हम सभी को है। लेकिन आज हम उसके बारे में और ब्रीफ नॉलेज, अपनी नॉलेज को इनहेंस करेंगे। तो एनीमिया क्या है, इसके टाइप क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, ये क्यों होता है, इसको किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से इसको क्योर कर सकते हैं। तो मैं अशोक जी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सर स्लाइड शेयर करें। यस। ओके। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया पे कि व्हाट इज एनीमिया, एनीमिया क्या है। सर प्लीज चेंज द स्लाइड। जी। एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें आरबीसी, जिसे हम शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है, या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के कारण ब्लड की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। तो एनीमिया को हम सीधे भाषा में बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन है क्या और ये काम क्या करता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम देखेंगे एनीमिया के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार एनीमिया के होते हैं। यस। एनीमिया के प्रमुख 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला है आयरन की कमी से, जो मोस्ट कॉमन पाया जाता है, आयरन की कमी। बॉडी में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, खून की कमी हो जाती है। दूसरा है एप्लास्टिक एनीमिया, पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं ये। बोन मैरो में स्थित स्टेम सेल टूटने से पर्याप्त रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स, जिसे हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहते हैं, प्लेटलेट्स नहीं बन पाते, जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट इसमें आता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो हमारे आरबीसीज हैं उनकी जो शेप होती है हंसिया, हंसी यानी जो सिकल होती है एक सी शेप में,
उस प्रकार की उसकी आरबीसीज की शेप हो जाती है। नेक्स्ट आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। तो आरबीसी समय से पहले ही नष्ट होने लग जाती हैं। वैसे आरबीसी का जो टाइम होता है 120 डेज उनका लाइफ स्पेन होता है, लेकिन वो समय से पहले ही नष्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और पेशेंट एनीमिया से सफर करता है। नेक्स्ट में आता है विटामिन बी 12 की कमी। अगर किसी इंसान में विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है तो उसमें भी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एनीमिया एक्चुअल में है क्या। एनीमिया हड्डियों के अंदर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या है, हड्डियों के अंदर भाग में पाया जाने वाला गुदा अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, तो उसके अंदर रक्त कणों की जननी है, यानी कि आरबीसीज हमारी बोन मैरोज के अंदर बनती है, फॉर्मेशन होता है वहां पे। यानी अस्थि मज्जा में ही हर तरह के रक्त कण बनते हैं जिनमें लाल रक्त कणों की भरमार होती है। आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज बनती हैं जिसमें आरबीसीज मेनली वहां से बनती है। और 1 क्यूबिक मिलीलीटर में लगभग 50 लाख कण आरबीसीज होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है, हीमोग्लोबिन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन किस तरह से काम करता है ये देखिए। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। सर प्लीज चेंज द स्लाइड। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। खून में मौजूद हीमोग्लोबिन शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन लेकर जाता है। शरीर की सभी कोशिकाएं इस ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा बनाती हैं। ऊर्जा बनने की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लेके आता है, जहां हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के जरिए बाहर निकालते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन का मेन काम है। अभी हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो आरबीसीज को ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। इस टेस्ट से पता लगता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी है। अभी हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कि खून की कमी आ गई, खून की कमी आ गई, लेकिन खून की कमी का पता कैसे लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि हीमोग्लोबिन कितना है। तो उसके लिए एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि किसमें कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। बच्चा जो होता है छोटा, 12 साल से नीचे जो होते हैं बच्चे, उनमें 11 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर, जो हीमोग्लोबिन को हम ग्राम पर डेसीलीटर में मेजरमेंट करते हैं। और जो महिलाएं होती हैं उनमें 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। पुरुष में 13.5 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है, नॉर्मली रेंज है ये। और प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में पता चलता है कि किस तरह का वॉर्म, और इसी तरह से इलाज होता है, क्योंकि वॉर्म अगर पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। अब हम बात करेंगे एनीमिया की, कि एनीमिया के लक्षण क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, उसका उपचार और रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। जी। तो अगर हम बच्चों में बात करते हैं तो बच्चों में हम देखेंगे आंखों, नाखूनों और हथेलियों में पीलापन आ जाता है। पढ़ाई और खेलकूद में मन नहीं लगता है। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन में कमी आने लगती है। चक्कर आने लगते हैं, थकान महसूस होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमको लगता है कि पढ़ाई नहीं कर रहे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम उनको ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते हैं। हमें बस ये एज ए पेरेंट्स हम यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन हम उसके बेसिक रीजन को जानने की कोशिश कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आपके बच्चे में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं जाके बच्चे को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज तो सिम्टम्स हम देख पाएंगे कि आंखें जो है, हम ऐसा करके देखेंगे तो स्क्लेरा व्हाइट की जगह येलोइश होने लगेगा, नाखूनों में पीलापन आ जाएगा, हथेली में पीलापन आ जाएगा। और बच्चे अगर पढ़ाई से थोड़ा मन चुरा रहे हैं या उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं उनमें भी हीमोग्लोबिन की कमी है, मे बी कि वो भी एनीमिया से सफर कर रहे हो। कंप्लेन करते हैं बच्चे अक्सर की, प्रेयर में जाते हैं असेंबली में, कि बहुत सारे बच्चे चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो हमें समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हमारे बच्चों में मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एनीमिया हो सकता है, तो इसको तो इग्नोर ना करें। बच्चे थकान महसूस करेगा। अभी हमको लगेगा कि बच्चा दिन में सोता रहता है, पढ़ता है, हम बच्चे एज ए पेरेंट बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा कैसे, उसके अंदर वीकनेस है, लेकिन हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किशोरियों में एनीमिया की पहचान। किशोरियां जो गर्ल्स आफ्टर 13 ईयर्स जो प्यूबर्टी एज होती है उसमें, कि उसमें जनरली क्या होता है कि भूख नहीं लगती है।
जल्दी थक जाती हैं, सांस फूलने लगता है। मतलब हम बहुत एज ए पेरेंट्स हम बोलते रहते हैं कि खाना खा लो, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं वो डाइटिंग, क्योंकि 13 के बाद में गर्ल्स जो होती है अपनी फिटनेस को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं, तो हमको लगता है कि उस वजह से नहीं खा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे हिडन कॉज होता है एनीमिया। इसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती है, थकावट जल्दी होने लग जाती है, थोड़ा बहुत चलने में, सीढ़ियां चलने में भी उनको सांस फूलने लगती है। आंखों की निचली पलक के अंदर के हिस्से का नीचे का हिस्सा वाइट पड़ने लग जाता है, वो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाखूनों का सफेद और फीका पड़ना, जो नेल्स नॉर्मली पिंकिश कलर के होते हैं, लेकिन हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो येलोइश या व्हाइटिश नेल्स होने लगते हैं। तो जीभ का सफेद होना और जीभ का फीका होना, अगर हम उनकी टंग ऑब्जर्व करेंगे तो टंग जो नॉर्मली येलो रेडिश कलर की जो होती है, पिंकिश रेडिश कलर, लेकिन एनीमिक पेशेंट के अंदर सफेद रंग की जीभ दिखाई देती है। पैरों में सूजन आना, इसका हम पता कैसे लगाएंगे? हम अपनी फिंगर से अगर ऐसे प्रेस करके देखेंगे तो एक छोटा सा गड्ढा हमको दिखाई देगा, जिसे हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं। जिन लोगों में भी अगर एनीमिया की कमी होती है, उनके पैरों में सूजन मिलती है। पैरों में सूजन तो और भी कई बीमारी में मिलती है, लेकिन एनीमिया का ये एक मेन सिम्टम है। उसके लिए हम चेक कर सकते हैं, ये फिंगर से प्रेस करके देखेंगे और हमको लगता है कि स्लाइडली एक पिट बन रहा है, गड्ढा बन रहा है, उसे पिटिंग एडिमा मिलता है। एक बहुत मेन सिम्टम माना जाता है एनीमिया के बारे में। अब हम बात करते हैं मेल में, जो पुरुषों में हम कैसे पहचानेंगे? वैसे तो ये नॉर्मल सिम्टम्स है, लेकिन हमको क्या लगता है कि सिर्फ एनीमिया जो है सिर्फ फीमेल में ही हो सकता है। नहीं नहीं, जेंट्स में भी बहुत ज्यादा एनीमिया पाया जाता है, लेकिन शायद हम इनको पहचान नहीं पाते हैं या इग्नोर करने लगते हैं। तो एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? हेयर लॉस होने लगता है, कि जिसमें अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिक पेशेंट है, तो धीरे धीरे हेयर लॉस होने लगेगा। आई येलोइश होने लगेगी, स्क्लेरा व्हाइट की जगह येलो होने लगेगा। हार्ट में चेस्ट पेन और इरेगुलर हार्ट बीट्स, चेस्ट में पेन होने लगेगा, जो हार्ट बीटें नॉर्मल नहीं रहेंगी। कभी टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया में लो होने लगती है हार्ट बीट, और टैकीकार्डिया में बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। स्किन स्किन पेल होने लगती है, ये कॉमन सिम्टम है, जो हर एज ग्रुप में यही सिम्टम मिलेगा कि स्किन पेल होने लगेगी। स्प्लीन एनलार्जमेंट, स्प्लीन जिसे हम हिंदी में तिल्ली कहते हैं, उसका साइज बढ़ने लगता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है एनीमिया का? तो फटीग, डिजीनेस, मेमोरी प्रॉब्लम, यानी कि फटीग यानी थकावट होना, डिजीनेस यानी चक्कर आते रहना, मेमोरी प्रॉब्लम, हम कुछ याद ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा अगर किसी की प्रॉब्लम है तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक मेमोरी पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। मस्कुलर वीकनेस, मसल्स वीक होने लगेंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? रेस्पिरेटरी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो हमारी सांसें है ना, प्रॉपरली सांस नहीं आती, हमको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रीदिंग जो है शॉर्ट होने लगी है। इंटेस्टाइनल चेंजेस, तो चेंजेस स्टूल कलर, स्टूल का जो कलर है वो येलोइश होने लगेगा। स्टूल पे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टूल का कलर नॉर्मली नहीं रहेगा, थोड़ा व्हाइटिश येलो होने लगेगा। और सिम्टम्स की तरफ हम बढ़ते हैं, तो और सिम्टम्स हम देखते हैं कि फेंटिंग एंड फटीग, बहुत ज्यादा थकावट होना, बहुत ज्यादा ऐसे लिथार्जी टाइप होना, चक्कर आने जैसी फीलिंग रहना। एंजाइना एंड हार्ट अटैक, एंजाइना जो होता है एक पेन होता है, जिसमें जो हार्ट की मसल्स है, इनको प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारे हार्ट एरिया में, हार्ट रीजन में पेन होने की संभावना रहती है, पेन के चांसेस रहते हैं। स्प्लीन एनलार्जमेंट होता है, स्किन येलोइंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने बताया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगती है इसमें। डाइजेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। चेंजेस इन स्टूल कलर, स्टूल कलर में भी चेंजेस आते हैं। और मसल्स में पेन रहता है, मस्क्यूलर पेन हमेशा बना रहता है, थकावट सी लगेगा कि बस कोई मसाज करता रहे, पेन इतना होता है मसल्स में। तो ये भी एक सिम्टम है एनीमिया का। हाँ, अब मैं एक बताना चाहूंगी, भारत में आधी से ज्यादा लड़कियों में खून की कमी पाई जाती है। जैसे जिस तरह के डाटाज हमारे इंडिया में लिए गए, तो 15 to 49, 15 से लेकर 49 साल के जो 25% पुरुष और 57% महिलाओं को एनीमिया पाया गया है। और 15 से 19 के 31% लड़के और 59% लड़कियां, 15 से 19 के 31% लड़के और 59% लड़कियों में एनीमिक पाई गई। 15 से लेकर 49 साल की 52% प्रेग्नेंट महिलाओं में एनीमिया की शिकार पाई जाती हैं। और 6 से लेकर 59 महीने के 67% से ज्यादा बच्चे एनीमिया की चपेट में हैं। ये जो डाटाज हमारे इंडिया में कलेक्ट की है उसके बेस पे है। और पुरुषों में 4 में से 1 पुरुष में खून की कमी पाई जाती है। लेकिन हम लोग इतना सीरियसली ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पुरुष, एक कोटेशन जो मैंने पढ़ा था,
उसमें ये मैंने देखा कि कुछ इस प्रकार से था कि जो घर का जो पुरुष होता है वो हर दिन ठंडा खाना खाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार को गर्म खाना खिला सके। तो ये कोटेशन मतलब मेरे को हार्ट टच कर गया है, क्योंकि बहुत अच्छा ये कोटेशन मुझे लगा। क्योंकि जो हमारे घर के पुरुष हैं सुबह निकलते हैं, शाम तक घर पहुंचते हैं, टिफिन लेके जाते हैं, खाना ठंडा जैसा भी मिला है घर में रहने के बाद तो वो अच्छा खाना खा सकते हैं, सैलेड वगैरह सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन जो बाहर जाते हैं ड्यूटी पे, लंच बॉक्स लेके जाते हैं, और जब लंच होता है तो ठंडा खाना उन्हें खाना पड़ता है, तो इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो 4 में से एक पुरुष में भी खून की कमी पाई जाती है। जनवरी 2015 से दिसंबर 2016 तक यह शोध 1.6 लाख पुरुषों पर किया गया। 1.6 लाख जो मेल के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन किया गया, उसमें पाया गया कि 4 में से एक पुरुष में खून की कमी पाई जाती है। 15 से 54 वर्ष की उम्र के पुरुषों में 23.2 को एनीमिया से पीड़ित पाया गया। यानी 15 से लेकर 54 की एज ग्रुप जो होती है उसमें 23% दो लोगों में एनीमिया पाया गया। तो एनीमिया के पीड़ित माइल्ड और मॉडरेट सीवियर तीनों कैटेगरी में मिले हैं। मतलब एनीमिया की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक माइल्ड जिसमें स्टार्टिंग जो होती है इनिशियल स्टेज, देन मॉडरेट जो मिडिल वाली जो स्टेज होती है, और सीवियर सीवियर जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, बहुत हाई रेंज की जो होती है उसे सीवियर कैटेगरी। तो पुरुष में भी ये तीनों कैटेगरी मिलती हैं। यह स्टडी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के चौथे राउंड के रिजल्ट पर आधारित थी। जो ये रिजल्ट लिया गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया, उसमें हमें रिजल्ट देखने को मिला। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने एनीमिया ही क्यों सेलेक्ट किया, और भी मैं टॉपिक ले सकती थी, लेकिन मैं आपको एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मेरी जॉब यहाँ पे है, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं अजमेर में, और मेरे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैं, ड्यूटी है, बच्चे हैं, और 2022 लगभग 1.5 साल तक मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चला। तो मैं इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि बच्चों को संभालना, देन छोटी बेटी मेरी 1 ईयर की ही थी, बच्चों को संभालना, जॉब करना, और फिर घर का कंस्ट्रक्शन का पूरा हिसाब किताब सब कुछ देखना। डॉक्टर साहब मंथ में 1-2 बार ही आना हो पाता था। मैं अपने आप को इतना ज्यादा भूल गई कि मैं अपने आप पे ध्यान देना ही बंद कर दिया मैंने। इतना बिजी में हो गई थी, एक डॉक्टर होने के बावजूद भी, मतलब ये कंडीशन जो मेरे साथ हुई। एंड देन लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में मैंने देखा कि मेरे अंदर काफी कुछ वीकनेस मुझे फील होने लगी। पैरों में जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, पिटिंग एडिमा रहने लगा, और भी कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, चक्कर आने लगे, बस दिन भर लगता था कि बस थकावट सी, बस रेस्ट करती रहूं मैं। मुझे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो मैंने सारे टेस्ट भी करवाए। डायबिटीज का थोड़ा लग रहा था कि कहीं डायबिटीज तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, सारे टेस्ट नॉर्मल थे। मैंने सोचा ही नहीं था कि एज ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर होकर भी जब मैंने एचबी टेस्ट करवाया तो पता लगा कि मेरा खुद का एचबी ओनली 7 ग्राम रह गया था। अभी आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर है जो सबको ज्ञान देते हैं फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, लेकिन मेरे खुद, वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, वो वाली बात मेरे साथ हुई। जब रिजल्ट मैंने देखा तो मतलब मेरे तो होश उड़ गए। मैं इतना शॉक हुई कि एक डॉक्टर होके मेरा खुद का एचबी ओनली 7 ग्राम। बड़ा, और जो डॉक्टर साहब है मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने तो जो मेरी वाट लगाई कि एक तुमने तो नाक ही कटवा दी, एक खुद डॉक्टर हो, एक सर्जन की बीवी हो, उसके बावजूद तुम्हारा एचबी ओनली 7 ग्राम। तो बहुत ज्यादा मुझे इसके लिए डांट भी पड़ी, और इसका एक रीजन मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि हमारे घर की जो महिलाएं हैं, एक एक सिंपल सा रीजन ये है कि वो अपनी फैमिली के लिए हमेशा एक टांग पे खड़ी रहती है, मैं कह सकती हूँ ये बात। क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए सब अच्छे से अपने मन से बनाएंगी, खिलाएंगी अपने सास ससुराल वालों को, पति को, बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो सबकी सेवा करते करते अपने आप को इग्नोर करने लग जाती हैं। मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे 2 बच्चों के साथ में रहती हूँ, तो मेरे साथ भी सेम चीज हुई कि जो बच्चों ने खाया वो बना लिया। अकेले होते हैं तो हम थोड़े लेजी भी हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं थोड़े से। और जो इंसान 12.5 साल में 12.5 साल हॉस्टल में रही हूँ, हॉस्टल में मेरी लाइफ बीती है, तो हॉस्टल में रहने वाले नॉर्मली हो जाते हैं थोड़े केयरलेस। ठीक है, जो मिला ठीक है, ज्यादा ऐसा नहीं करना, ज्यादा चूजी नहीं होना खाने पीने में। तो वो सेम चीज मेरे साथ हुई, जो मैं बच्चे खाते थे वो बना लेती, बच गया तो खा लिया, नहीं खाए तो कोई नहीं, काफी मैं लेजी होने लगी थी। इसका इफेक्ट मेरी बॉडी पे पड़ा, और इस प्रकार पड़ा कि मुझे आयरन सुक्रोज के 5 इंजेक्शन लगे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। ये एक बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है कि खुद एक मेडिको हो, डॉक्टर हो, और उनके साथ में इस तरह की सिचुएशन हो रही है। तो मैंने तब से सबक लिया कि नहीं, अब मैं अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखूंगी, और खाने पीने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करूंगी। और अब मैं जो इस वाकये के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ हमारी महिलाएं जो भी इस ग्रुप में जुड़ी हुई है, कि प्लीज अपने आप को इग्नोर ना करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आप अपने पूरे परिवार का ख्याल रख सकती हैं। क्योंकि महिला के पीछे ही कहते हैं ना कि एक पुरुष और महिला दोनों ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं।
अगर हम फिट हैं तभी हम अपने बच्चों का, परिवार का, ससुराल वालों का ख्याल रख पाएंगे। तो अपने आप को इग्नोर ना करें, हेल्दी डाइट लें। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से कौन सी चीजें खाएं कि हमें आयरन बढ़े। होम रेमेडीज। होम रेमेडीज कौन कौन सी हो सकती हैं जिनको खा के हम अपना हीमोग्लोबिन लेवल में ला सकते हैं? होल ग्रेन्स, जो साबुत अनाज, जिसे हम स्प्राउट के रूप में ले सकते हैं, जैसे चना है, सोयाबीन है, इस तरह की चीजें। टमेटोज, टोमेटो जो होते हैं, टमाटर, उनमें बहुत अच्छा आयरन रिच होता है और विटामिन सी भी होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन लोगों में भी एनीमिया की कमी पाई जाती है तो उनको विटामिन सी लेना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आयरन रिच डाइट लिए जा रहे हैं लेकिन वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर रही है। क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? तो विटामिन सी बहुत जरूरी है। विटामिन सी की जो होता है उसी की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। अगर आप आयरन रिच डाइट ले रहे हैं तो हमें खट्टे फल, खट्टी चीजों का सेवन भी करना बहुत जरूरी है, जैसे आंवला, टमाटर, नींबू, मौसमी संतरा, इस तरह की चीजें। अगर हम साथ साथ विटामिन सी डाइट लिए लेते जा रहे हैं तो आयरन का बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने में मिलेगा। पालक, पालक जो होता है उसके अंदर फुल, हम जो सभी जानते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनमें फुल ऑफ आयरन होता है। वो जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज ले सकते हैं, लीवर है, फिश है। बीटरूट एंड एप्पल जूस, बीटरूट यानी जिसे हम चुकंदर कहते हैं, एप्पल का जूस ले सकते हैं। और डेट्स यानी खजूर, खजूर बहुत अच्छा एक आयरन रिच फूड है, उसको हम विंटर में जो मिलता है उससे आयरन लेवल बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। नट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, मटर है, बीन्स हैं, बनाना है, पोमेग्रेनेट है। एक बात और मैं बताना चाहूंगी, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे पेशेंट हमें रूरल एरियाज के मिलते हैं। तो जब हम उनको पता लगता है कि, क्योंकि स्पेशली प्रेगनेंसी में होता है कि जब उनका एचबी टेस्ट, नॉर्मली तो कोई करवाता ही नहीं है एचबी टेस्ट, क्योंकि इतने अवेयर है ही नहीं हम लोग। जब जब प्रेगनेंसी की बात आती है तब वहां तो कंपलसरी होता है, पता लगता है कि हीमोग्लोबिन बहुत लो है। तो जब उनको बोला जाता है कि भाई अपना ध्यान रखो, ये तुम क्या कर रहे हो, कि कुछ खाओ पियो, क्योंकि उन लोगों में इतनी ही नॉलेज है, वो बोलते हैं अरे मैडम हम कहाँ से खाएंगे आयरन की चीजें, एप्पल है, अनार है, सेब है, हमको तो सब्जी तक 2 टाइम की सब्जी मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एप्पल अनार खाना तो हमारी बस की बात नहीं है। क्योंकि एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो नोटिस किया है कि आयरन एनीमिया के बहुत सारे रीजन है, जिसमें एक रीजन ये भी है कि लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, वो लोगों को सोचते हैं कि सिर्फ अनार है, सेब है, ऐसे महंगे फलों में ही आयरन मिलता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बहुत सारी जो देशी चीजें हैं, सिंपल चीजें, गेहूं का दलिया, बैंगन की सब्जी, हरे पाल पत्तेदार सब्जियां, आप लोहे की कढ़ाई में पकाइए, तो बहुत सारी सिंपल चीजें हैं जो हम इजीली कर सकते हैं, जो डेली यूज में हम इनको यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करें तो अभी हम अपना हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब अवेयरनेस वाली बात है, उनको यही नहीं पता, वो बस ये सोचते हैं कि बस अनार खाएंगे, सेब खाएंगे तो ही हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। लेकिन ये हम सभी को नॉलेज होनी चाहिए इतनी कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप बैंगन है, गुड़ खाइए, सर्दियों में गुड़ एक बहुत अच्छा आयरन रिच डाइट होती है, उससे आयरन बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं और भी इसमें चीजें हैं, स्पिनच, पालक हो गया, सोयाबीन्स जो होती हैं, होल ग्रेन ब्रेड्स जो होती हैं, ओट मील, ओट जो मील होता है, ओट मील का जो दलिया मिलता है मार्केट में भी, रेड मीट है, पीनट बटर, बीटरूट, ये सब चीजें। और घर पे हम कुछ चीजों को लेकर अपना कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो सफेद या गुलाबी की बजाय लाल अनार बेस्ट होते हैं। मार्केट में अनार तो हर सीजन में अवेलेबल होते हैं स्टोरेज के, लेकिन अनार परचेज करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अनार जो सफेद या गुलाबी रंग के होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन कम इफेक्ट करता है। वो एकदम कोशिश करें कि रेड वाला अनार जो होता है वो अनार लें। रात को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच देसी गुड़ डालें, सुबह चुटकी भर सौंठ मिलाकर पिए। रात को हम गुड़ को भिगो के रखते हैं पानी में और सुबह सौंठ मिला के पीते हैं, सो हीमोग्लोबिन इंप्रूव होता है। खाने की बजाय काले तिल और गुड़ की चिक्की खाएं। जो काला तिल जो होता है वो बहुत अच्छा एक सोर्स है, गुड सोर्स है आयरन रिच डाइट का। तो खाने के बाद 2-2 चम्मच काला तिल चबाकर खाएं। चुकंदर, आंवला और चुकंदर का जूस लें। चुकंदर, आंवला और चुकंदर का जूस आप मिला के ले सकते हैं। जब भी हम जूस बनाए तो कोशिश करें उसमें आंवला जरूर इस्तेमाल करें, जैसा मैंने अभी बताया, विटामिन सी का सोर्स होता है, विटामिन सी की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। महिलाएं 2 कप, किशोरी 1 कप ये जूस ले सकती हैं। कच्चा आंवला सुखाकर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना को पानी के साथ लें। जो मेथी दाना है वो बहुत एक आयरन रिच सोर्स होता है। सोने से पहले हम 1 चम्मच मेथी दाना पानी के साथ ले सकते हैं। एक केला रोज ले सकते हैं।
केले में भी एक आयरन बढ़ता है केरल से। रोज छोले, राजमा, उड़द की दाल, ये सब बीन्स जो होती हैं, हरे जो मूंग की दाल होती है, ये सब चीजें जो है आयरन रिच डाइट होती है, और इनको इस्तेमाल करके हम अपना आयरन लेवल इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, ऑलमोस्ट डॉक्टर हैं, दिल्ली में भी उनका एक मेरी फ्रेंड है, उसका क्लब चलता है वेट लॉस के लिए। तो उनका एक अलग ही सिस्टम है। उन्होंने मुझे बोला कि आइए आप भी ज्वाइन कीजिए। तो मैंने पूछा आपका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आप करवाते हैं। उन्होंने बोला कि हमारा पूरा दिन का एक शेड्यूल चलता है कि सुबह आपको ओट्स मील का चीला लेना है, देन जूस लेना है, देन बहुत सारी उनकी टाइम टेबल ऐसे सेट है कि पूरा दिन उनको कुछ ना कुछ एक अल्टरनेट टाइम पे खाते रहना है। तो मैंने बोला कि आप कैसे मैनेज करते हैं, अगर आप घर घर में होंगे तो नो डाउट आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो किस तरह से आप मैनेज करोगे। तो बोला नहीं, हम जब भी जाते हैं तो अपने साथ में सब चीजें लेके जाते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि हमारी एक अलग कम्युनिटी है, हमारा एक क्लब चलता है जिसमें हमें इतना तामझाम करने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। बस एक ग्लास शेक में ही जो चीजें तुम बता रहे हो, कंप्लीट एक ग्लास शेक में हमें पूरे न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हम एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं जिसमें हमें फॉर्मूला वन जैसे, जिसमें हमें 9 फ्लेवर्स मिल जाते हैं, कि जितना भी न्यूट्रिशन हम सभी जानते हैं फिट रहने के लिए, अच्छा हेल्दी डाइट लेनी है, फल फ्रूट सैलेड, कर्ड, दही, मिल्क, अगर हम ये सब नहीं ले पाते तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम एक ग्लास शेक, जो हमारा फॉर्मूला वन जो है, एक ग्लास शेक में इस सब चीज की पूर्ति हो जाती है। आप उसमें पूरी रिक्वायरमेंट, हमारी जो बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, अब इतनी सारी चीजें लेना तो मुझे लगता है कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल हो तो भी इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन हमारा जो, वी आर सो ब्लेस्ड, मैं बार बार कहना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी, मुझे 11 महीने हो गए, और मैं ब्रेकफास्ट में भी इसे यूज करती हूँ और रात को डिनर में भी इसे यूज करती हूँ। पहले ड्यूटी जाने से पहले मैं पराठा या पोहा इस तरह की चीजें खा के जाती थी। कभी कभी तो होता था कि टाइम नहीं होता था कि भूखे भाग जाती थी। लेकिन ये शेक आने के बाद से, जब से मेरे, इससे पहले मैंने हर्बल लाइफ का नाम नहीं सुना था, अभी लगभग 11 महीने पहले ही मैंने इसे सुना, तब से मैं इसे हर दिन अपना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में भी मैं इसे यूज करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी भी हो गया है, और दिन भर मैं फिट रहती हूँ, एनर्जेटिक बनी रहती हूँ। पहले होता था कि ड्यूटी जाके आए बस पड़ जाओ, ऐसा होता था कि रेस्ट चाहिए, और फिर बच्चे, फिर ड्यूटी, देन बच्चों को पढ़ाना करना, तो बहुत ही हेक्टिक लाइफ शेड्यूल हो गया था। मैं बताना चाहूंगी कि मेरा वेट 70 kg था। मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट तो नहीं थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी नहीं थी। मुझे न्यू न्यू ड्रेसेस का, अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेने का, शॉपिंग का बहुत शौक है। लेकिन एक होता है ना, जब तक आदमी इंटरनली अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तब तक वो बाहर से भी खुश नहीं रह सकता है। भगवान की जैसे एक अच्छा घर है, गाड़ी है, हस्बैंड है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आदमी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो ये चीजें कहीं काम नहीं आती। अगर आप फिट हैं और अच्छे बॉडी है आपकी, तो आप एक सस्ते कपड़े में भी बहुत सुंदर दिखोगे। और आपके पास फिटनेस नहीं है, तो आप ब्रांडेड, कितना भी ब्रांडेड पहन लो, आप तो अपने आप से सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते हो। तो मैंने इस क्लब को आने के बाद में मेरा 7 to 8 kg वेट रिड्यूस किया है, और एक लाइफ स्टाइल में भी बहुत चेंज किया है। पहले मेरे को शायद याद नहीं कि मैं कभी 5 बजे उठी हूँ। इनफैक्ट जब मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा होगा शायद, तभी मैं कभी बाहर 5 बजे उठी होंगी। और एक कहते हैं ना कि अगर एक वुमेन जो होती है, एक लेडी जो है, अगर सुबह जल्दी उठना सीख जाए तो सबसे ज्यादा कौन खुश होता है? कौन खुश होता है सबसे ज्यादा? अपनी सास। पहले मेरी सास मुझे बोलती थी, अरे ये तो उठती ही नहीं है, सास आवाज लगाती थी। लेकिन जब से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन किया है, तब से मैंने जल्दी उठना सीख लिया है। अभी टाइम मेरा ऐसा हो गया है कि सुबह 4 या 4:30 बजे उठ के मैं बच्चों के लंच की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन करके, नहा धो के, फिर सेशन में, वर्कआउट सेशन को ज्वाइन करती हूँ। और एक बहुत सारे टेंट्रम्स जो होते थे कि भाई बच्चे लेट हो जाते थे, लेट होने की वजह बच्चे भी थोड़ा सा इरिटेट होते, मम्मा आप खुद लेट उठते हो, तो फिर हम भी लेट हो जाते हैं, वैन वाला हॉर्न बजा रहा है बार बार। तो मैंने काफी अच्छा लाइफ स्टाइल में चेंज किया है, मैं टाइम से उठना सीख गई हूँ, और सबसे ज्यादा मेरी सास खुश है मुझसे कि हाँ जल्दी उठना सीख गई है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद में एक होता है ना फ्री गिफ्ट्स, हम सिर्फ आते हैं, हमें यही बताया जाता है कि आपका यहाँ पे वेट लॉस होगा या गेन होगा, ये चीज हमें सोच के आते हैं यहाँ पे, लेकिन और हमें साथ में क्या क्या मिलता है यहाँ पे आके, हमारी लाइफ स्टाइल में सुधार आता है। बहुत सारी लेडीज जो घर में रहती हैं, उनको इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है बोलने का, बात करने का, तो घर रह के वर्कआउट सेशन में मैं देखती हूँ वो अच्छे से बोलना सीख रही हैं, होस्टिंग करवा रही हैं, वर्कआउट करवा पा रही हैं। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें इस क्लब में आके होता है। और मैंने मेरी बेटी के ऊपर मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरी छोटी बेटी 4.5 साल की है, और वो पहले इतना अच्छे से बोल नहीं पाती थी।
जब उसका बर्थ हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि इसे टंग टाई है, जिससे हम देशी भाषा में तातू बोलते हैं। उसका हमने सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं बोलने लगी थी काफी टाइम तक, 3 साढ़े 3 साल तक वो बोली नहीं थी। तो एक सबसे बड़ी टेंशन पेरेंट्स की यही होती है जब तक बच्चा बोलना नहीं सीखता है। और एज ए डॉक्टर हम लोगों को भी लगने लगा कि ऐसे क्या कमी रह गई थी, हमने बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लिया, बहुत केयर की, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैंने डाइनो शेक दिया बेटी को, और आई एम सो सो हैप्पी कि बहुत अच्छा एक ड्रास्टिक चेंज मेरी बेटी में आया। इतना फ्लुएंटली बोलने लगी है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करती है। तो एक मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है डाइनो शेक, जो मैंने यहाँ कम्युनिटी से आके लिया है। तो आज मैं बहुत, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी प्रिविलेज टू बी ए पार्ट ऑफ सच ए वंडरफुल वंडरफुल इवेंट। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं आप सभी के बीच में आज ज्वाइन कर पाई हूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैम के लिए एक बार जोरदार क्लिपिंग करेंगे और एक बार स्क्रीन पे जाकर के हार्ट रिएक्शन दी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया। और हम दो तीन क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे मैम से। मैम डॉक्टर रहते हुए भी आपने हमारी कम्युनिटी में बिलीव किया, और आपको जैसे आपके कोच ने बताया तो आपको नहीं लगा क्या कि हम तो डॉक्टर हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, और हम इस कम्युनिटी पे बिलीव कैसे करें? ऐसा कुछ आया क्या दिमाग में शुरुआत में, या फिर आप खुद अपनी सेहत को लेकर के ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति की फिटनेस को देख करके मैं इंस्पायर हुई? कैसे आपका इस कम्युनिटी में आना हुआ? एक्चुअली सर मैं बताना चाहूंगी कि लर्निंग मेरे एटीट्यूड में शुरू से ही रहा है। मुझे अगर कहीं भी मैं जाती हूँ, एक बच्चे से भी अगर मुझे कहीं सीखने को मिलता है तो मैं उसे बहुत सहर्ष एक्सेप्ट करती हूँ। कि हम कहीं भी जाते हैं डे टू डे लाइफ में, हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो मेरे शुरू से नेचर में है कि मुझे जहां जिससे जो सीखने को मिला, तो मैं कभी ये फील नहीं करती, ये ईगो मेरे मन में आया ही नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ। जब मैंने क्लब ज्वाइन किया, संतोष जी, जो मैं 8 साल से इनकी क्लाइंट रही हूँ पहले, क्योंकि बांदीकुई में नंबर 1 इनकी लेडी शॉप है। लेकिन मैं पहले सिर्फ इतना ही था कि एज ए क्लाइंट जाती थी। अभी जब मुझे पता लगा कि ये बांदीकुई का पूरा देखती है और इन्हें काफी अच्छा रिजल्ट लिया है, तब से मैं इनके कांटेक्ट में आई हूँ। और मैंने बिल्कुल भी ये चीज मेरे मन में आई ही नहीं, क्योंकि हमें अच्छी चीज कहीं से भी किसी से भी सीखने को मिल सकती है। मेरे हस्बैंड जो सर्जन हैं, तो मैंने उनको बताया, उन्होंने भी अपने कई डॉक्टर्स और भी हैं उनके साथ के जो यूज करते हैं, उनसे कंसल्ट किया, तब उन्होंने मुझे परमिशन दी इसे ज्वाइन करने की। और मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारे थर्सडे एंड फ्राइडे को जो सेशन चलते हैं, इनफैक्ट मैं बिजी रहती हूँ, लेकिन किचन में काम करते करते भी मैं बहुत सीखती हूँ हर दिन किसी ना किसी से। हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, भरत सर, भैरव सिंह सर, हमारे महेंद्र जी सर, और हमारे जो केशव जी सर हैं, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उन सबकी। जब भी मैं उनको सीखती हूँ ना, सुनती हूँ, तो हर दिन कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिलता है। अमोल सर, कुलदीप सर, मैं इतना पर्सनली इन लोगों से मिली नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ सुन सुन के इनको जानने लगी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है हर दिन इनसे कुछ नया सीखना। क्या बात है, क्लिपिंग करेंगे मैम ने। जो लर्निंग एटीट्यूड अगर किसी का होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली, नहीं तो कई बार क्या होता है जो दो टेबलेट का नाम भी जानता है ना वो मेडिकल वाला, तो उसको अपन समझाते हैं तो नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना, सब कुछ एमबीए होते हैं वो, सर मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन मैम ने बिलीव किया और इतना जबरदस्त रिजल्ट लिया, मैं अपने 7 किलो वजन कम किया, और वजन कम करने के साथ हमारी कम्युनिटी को टाइम भी दे पा रहे हैं, और प्रॉपर सुन पा रहे हैं, और प्रॉपर अपनी सेहत में बदलाव कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, हमें मौका मिला आपके सुनने का, और बहुत ही अच्छा आपने सेशन लिया, और आगे भी हमें मिलता रहे आपका टाइम। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मैम लगता है कि अब आपका जो एनीमिया पे आज सेशन लिया, बीच में आपको एनीमिया से संबंधित समस्या हुई जिसको आपने दोहराया, तो लगता है कि शेक लेने के बाद अब कभी एनीमिया के पीछे देखना पड़ेगा लोगों को, या ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला 2, कौन कौन सा न्यूट्रिशन इस्तेमाल किया है आपने, जो अब लगता है कि कभी एनीमिया की कमी नहीं आएगी? कौन कौन सा न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं आप? सर मैं Formula 1 शेक डेली लेती हूँ, वो मेरा फिक्स है ब्रेकफास्ट एंड डिनर में। एंड मैंने स्किन बूस्टर भी ले रही हूँ, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट। एक्चुअली मैंने क्या हुआ, लास्ट ईयर स्किन बूस्टर लेना स्टार्ट किया, लेकिन मैंने थोड़े दिन लेके उसे बीच में स्किप कर दिया। अभी लगभग 2 मंथ से मैंने उसे वापस लेना स्टार्ट किया है, और मैंने बहुत अच्छा चेंजेस फील किया है। काफी अच्छा मुझे मेरे अपने स्किन में भी रिजल्ट देखने को मिला है। और उसके साथ मैंने मल्टी विटामिन भी लिया है, सेल्यूलोज भी लिया है। तो सारे प्रोडक्ट्स नो डाउट A1 है बिल्कुल। मतलब हम कोशिश करें कि हम नेचुरल तरीके से, आजकल का जो टाइम है जिसमें इतनी कंटामिनेटेड ये फूड है, वेजिटेबल्स है, स्टोर हाउस से आ रही हैं, और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स इनमें यूज किए जा रहे हैं, तो वो हम कितना भी लें तो भी हम वो अपनी पूर्ति नहीं कर पाते हैं उस बैलेंस डाइट की। लेकिन एक गिलास शेक हमारे लिए सफिशियंट है। एक गिलास शेक में हमें पूरा बैलेंस डाइट मिल जाता है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने एक बार जोरदार क्लिपिंग करेंगे पुनः मैम के लिए।
और देख मैम बता पा रहे हैं कि इन्होंने स्किन बूस्टर यूज कर रहे हैं शेक। शेक हमारा जो 2 टाइम एसएमएस जो अपन फॉर्मूले पे चलते हैं, शेक मील शेक हमारा जो चलता है। और अगर किसी के रिजल्ट को फास्ट लाना है, आपको लगना है कि आपकी कभी आयरन से संबंधित कमी नहीं आई, तो मैम ने बताया उसके साथ फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 2 अगर शायद नहीं ले पा रहे हैं आप, तो आज ही अपनी कॉल करिए अपने कोच के पास। मैं बता दूं कि आपको अगर फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 1 अगर दोनों फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो आपकी जिंदगी का फॉर्मूला एक शानदार होने वाला है, और आपको नहीं लगेगा कि कभी आयरन की कमी आने वाली है, एनीमिया की कमी आने वाली है। तो आप प्रॉपरली आप फॉर्मूला 2 का जरूर से इस्तेमाल करें। बहुत सारे नए लोगों को पता नहीं कि कोचेज है ना फॉर्मूला 1 ही दे पाता है, कि कहीं बजट बढ़ जाएगा, लेकिन बॉडी से अच्छा इन्वेस्ट कहीं नहीं हो सकता दुनिया में। सबसे बड़ी संपत्ति है, इस पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉपरली आप सेहतमंद रहेंगे, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको और बेटर कर सकेंगे। तो आप सभी फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 ये तो यूज करेंगे। और मैम ने एक बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट बताया बच्चों का, है ना, जो डायनोशिक मैम ने दिया, और बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट लिया बच्चों का। तो आप सभी बच्चों के लिए, जैसा कि मैम ने बताया, डायनोशिक 2 फ्लेवर में हमारे पास उपलब्ध है, एक चॉकलेटी और एक स्ट्रॉबेरी। तो भाई बच्चों को जरूर से जरूर, आप चाहे शेक के बिना रह जाए, लेकिन बच्चों का डायनोशिक आज ही कोच से पूछे कि मैम बता रही थी कि उन्हीं बच्चों का रिजल्ट किससे आया, डायनोशिक क्या होता है। तो डायनोशिक कोई न्यू गेस्ट मेंबर है तो वो जरूर से जरूर आज ही अपने कोच के साथ कंसल्ट करें, क्योंकि आप बच्चों में जो न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर पूर्ति करने वाला एक डायनोशिक संतुलित पोषण है बच्चों का, तो उसका जरूर से जरूर इस्तेमाल कराएं। और आप सभी फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 1 ले ही रहे, और बाकी न्यूट्रिशन इस्तेमाल करिए, आप सेहतमंद रहेंगे। तो चलिए, आज का सेशन हमारा बहुत ही बेहतरीन रहा। अब मैं उन पार्टिसिपेट से बात करना चाहूंगा टेक्निकल इंटरेस्ट करें आज के सेशन से सीखने के साथ साथ उनका कहीं ना कहीं इस सेशन से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, कि मेरे वास्तव में पहले खून की कमी थी, या आयरन की डेफिशिएंसी बता दी डॉक्टर ने, और यहाँ से जुड़ने के बाद आज हम पूरी तरीके से आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। सुबह सुबह डांस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं है, बड़ा आनंद महसूस। क्या बात है, तो जबरदस्त इंटरेस्ट हो रहा है, जबरदस्त रिजल्ट लिया है सभी ने। क्या बात है। तो चलिए अपन बात करते हैं, हमारे बीच जो अच्छे चेहरे दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए फेस दिख रहे हैं, उनमें से बात करना चाहेंगे हम। है हमारे बीच पन्ना बारेड जी है। पन्ना बारेड जी, पर अनम्यूट करेंगे, आपका आज के सेशन से कैसे लगा, और आयरन से संबंधित क्या रिजल्ट रहा आपका। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी रेखा मैम को। और एज ए डॉक्टर उन्होंने जिस तरह से हमें बताया, तो बहुत सारी मेरे ख्याल से भ्रांतियां भी जो लोगों को थी ना, वो आज दूर हो गई होगी। जो बहुत सारे लोग मिथ से परेशान होते हैं और ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जो कभी उस रास्ते पे गए ही नहीं, या जिनके बारे में उनको खुद को नॉलेज नहीं है। तो आज ऐसे पर्सन के मुंह से जब हमने सुना कि जो खुद डॉक्टर है और वो इस शेक की और इस डायनो शेक की और इन प्रोडक्ट्स की बात अपने मुंह से जब कर रही है और उनकी तारीफ कर रही है, तो रियली सर फिर कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहला आज जो प्रॉफिट मुझे रहा वो यही रहा कि अगर थोड़ा बहुत भी शंका समाधान, हालांकि मेरे तो था नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, तो मैं कहूंगी कि आज का सेशन सभी को देखना चाहिए। और सर मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि जैसे वेडनेसडे का लिंक आता है ना, वैसे आज वाले सेशन का लिंक जरूर आना चाहिए, ताकि हम दूसरों को दिखा सके कि ये देखिए, है ना। और अब मैं सर, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद बहुत एनीमिक रही हूँ शुरू से ही, और ये आए दिन मेरे साथ प्रॉब्लम रहती थी। और मेरा अभी जो एचपी है वो मोस्टली 7-8 तक ही रहता था। बहुत कोशिशों के बाद बीटरूट और ये सब मैं लेकर के भी मैं 9 तक पहुंच पाती थी। और इन सब की वजह से मेरे ये रहता था कि मेरे बहुत ज्यादा पैरों में दर्द रहता था, बहुत ज्यादा वीकनेस रहती थी, सीढ़ियां मैं नहीं चढ़ पाती थी, सांस फूल जाती थी। और इन सब की वजह मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर वजह क्या है। खाते पीते भी अच्छे से थे, वही सब डाइट लेना करना सब कुछ था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये हम जो हमारा एचपी डाउन जा रहा है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने अभी न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, अब ये प्रॉब्लम्स तो सिर्फ याद ही करते हैं, इनसे फेस हम बिल्कुल भी कर पा रहे हैं, इनका मुकाबला होता ही नहीं है हमसे। तो ये सब बिल्कुल हम क्योर कर चुके हैं। और मैं बहुत थैंक करना चाहूंगी इस कम्युनिटी का, इस न्यूट्रिशन का और मेरे कोचेस का, और सबसे ज्यादा परमपिता परमात्मा का जो मुझे यहाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, जो जोरदार क्लिपिंग करेंगे मेमोरी। पन्ना जी ने बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लिया, और आप बता पा रहे हैं किस तरीके से नॉन स्टॉप तो इतना बेहतरीन रिजल्ट लिया है ना। तो इस तरीके से जो रिजल्ट हमारे हैं, ये रिजल्ट्स की बदौलत ही अब सभी लोग जुड़े हुए हैं ना। और ये रिजल्ट्स तो सभी को आते हैं। और जैसा कि हमारे भी जब डॉक्टर जुड़ते हैं, मैम बता रहे हैं उनकी फैमिली में कुल 13 डॉक्टर है, अश्मेट सर्जन है अजमेर में। जब मैं इनसे मिला और इनके फैमिली में, और इनके देख करके हमारे दौसा के डिप्टी सीएम जो महेंद्र गुर्जर जी, उन्होंने भी हमें कनेक्ट किया, और उन्होंने भी 14 किलो वजन कम किया मैम को देख करके। तो ऐसे लोग जब हमारे साथ आते हैं तो बहुत अच्छा हमें लगता है। और इसी बीच नेक्स्ट रिजल्ट लेते हैं केशव जी का। केशव जी अनम्यूट करिए, आपका क्या रिजल्ट रहा है सर इससे रिलेटेड।
यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अशोक सर। गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच डॉक्टर रेखा मैम, जिन्होंने अमेजिंग जानकारी हमें दी है एनीमिया के बारे में। और एक मेरा बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है जब उन दौर में मैं था और आज उसको लिंक कर पा रहा हूँ, जब डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में जब वो बता रहे थे तो मुझे पुरानी बात याद आ गई। और मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सन 2021 की बात है, जब मेरी वाइफ को सेकंड बेबी प्रेगनेंसी थी। और वो कोविड का दौर था, भयानक कोविड, मतलब एक कहते हैं ना, बिल्कुल कोविड चरम पे था। और उस समय का वो दौर था। तो हम क्योंकि हॉस्पिटल में बार बार हम चेकअप के लिए जाते हैं, और उस समय इसका जो हीमोग्लोबिन है मेरी वाइफ मीनाक्षी का, वो हीमोग्लोबिन आ रहा था फिफ्थ मंथ में 6.7। और डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था कि आप इनके खाने पीने पे ध्यान दो और इनको कुछ ऐसी चीजें खिलाएं जिसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन बढ़े। तो जैसा कि सब करते हैं, हमने भी किया। तो एक महीने के लिए उन्होंने हमें कुछ चीजें बताई, जैसे अनार है, कीवी है और खजूर है, ये सब चीजें, पालक है, दालें हैं, ये सब। तो हम ताजा पालक भी, पड़ोस में एक खेत हुआ करता था उस समय, अब तो नहीं है, ताजा पालक उगा हुआ डेली बेसिस पे वहां से निकाल कर लाते थे और उसका सूप और सब्जी बनाते थे। ये सब किया। कोविड में जब कीवी 80 या 90 रुपए का एक पीस आता था, वो भी डेली बेसिस पे 3 पीस कीवी के खिलाना। अनार, सारे फ्रूट्स महंगे थे उस समय, जितने भी फ्रूट्स थे सब महंगे थे। ये सब करने के बाद भी दालें, गुड़, गर्मी आती तो ज्यादा तो नहीं खिला पाए, लेकिन इतना सा एक गुड़ की डली भी हम देते थे। ये सब करने के बाद जब अगले महीने हम पूरे उत्साह के साथ डॉक्टर के पास गए और जांच रिपोर्ट आई, तो जानकर हैरानी हुई कि हीमोग्लोबिन 6.7 पे था और 6.7 पे ही है। फिर चिंता हुई, डॉक्टर ने बोला कि अब आपको ये काम करना है, आप ये दवाइयां लेते रहे आयरन की वगैरह, बाकी आप ब्लड की व्यवस्था रखना। आप प्रेगनेंसी का, डिलीवरी के टाइम, तो आप ब्लड की व्यवस्था रखना, दे हम देंगे लेकिन उसके बदले में आपको खून देना है। ठीक है, हमने बोला ठीक है। तो फिर अचानक मेरे ध्यान में आया, तो मैं अगले दिन हमारा जो न्यूट्रिशन का बॉक्स है फॉर्मूला 1 का, ये मैं डॉक्टर के पास ही ले गया। अब मुझे तो विश्वास था, लेकिन मैंने कि ठीक है अब एक बार डॉक्टर से पूछ लेते हैं। तो जैसे ही मैं बॉक्स लेके गया तो डॉक्टर ने पूछा आज दोबारा कैसे आए। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब एक कंसल्ट करना था। बोले क्या? फिर मैंने बैग में से फॉर्मूला 1 का बॉक्स निकाला, तो मैंने कि मीनाक्षी को ये दे सकता हूँ क्या? तो मैं जानकर इतनी खुशी हुई, डॉक्टर ने बोला तो आप इसको लेकर क्यों आए, कल नाम ही बता देते। ये डॉक्टर ने बोला कल आप नाम ही बता देते। और उस उन्होंने बोला खूब पिलाओ इनको। तो अब खूब का मतलब ये थोड़ी दिन भर यही पिलाते रहे, लेकिन मैंने इनके नाश्ते में एक बार सुबह सुबह के नाश्ते में फॉर्मूला 1 ऐड कर दिया। उसका परिणाम, फॉर्मूला 1 और मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन मैंने मेरी तरफ से कर दिया था, मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा था। उसका परिणाम ये हुआ, नेक्स्ट मंथ जब हम चेकअप पे गए 7th मंथ पे, तो अमेजिंगली 6.7, मुझे फिगर आज भी एग्जैक्टली याद है, 6.7 से एक महीने में इसका जो हीमोग्लोबिन था वो 11.8 पे आ गया, 11.8 पे। जो तमाम प्रयास करने के बाद भी, जैसे रेखा मैम आप कह रहे थे ना कि ये कर, मुझे वो चीजें याद आ गई कि वही डॉक्टर बोल रही है आज भी कि आप गुड़ खिलाएं, पालक खिलाएं, दालें खिलाएं, तो मुझे वो रिलेट कर रहा था मैं। लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद भी हीमोग्लोबिन टस से मस नहीं हुआ। और अमेजिंगली एक महीने में फॉर्मूला 1 और 2 देते ही हीमोग्लोबिन लगभग डबल के करीब करीब हो गया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। डॉक्टर ने अगले महीने जब हम गए तो बोले ये क्या किया आपने, मैंने कि आपने ही तो अलाउ किया था। तो इसमें अशोक सर, मैं जो थैंक यू करता हूँ वो ईश्वर का तो है, साथ में मैं मानता हूँ मुझे डॉक्टर अच्छे मिले। मेरे डॉक्टर जो है उन्होंने जानकारी के अभाव में या किसी लालच के चक्कर में मुझे ये नहीं कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो सब बेकार की चीज है, आप तो मैं कहूँ वैसे कर, मुझे डॉक्टर अच्छे मिले, उन्होंने मुझे परमिट किया और उसका परिणाम मुझे मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रेखा मैम। थैंक यू सो मच सर। सर का बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट रहा, सबने बताया कि इस तरीके से आप सभी जान पाए कि जो माता बहन को प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप प्रॉपरली शेक दे सकते हैं, और शेक के साथ साथ अगर आप फॉर्मूला 2 भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको काफी राहत मिल सकती है। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने सुना। और हम एक पार्टिसिपेट से और बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे बीच लतेश मीना जी हमारे बीच है। लतेश जी एक बार अनम्यूट करेंगे आप, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इससे रिलेटेड? और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने मैम का सेशन सुना और मैं इसे भुगत भोगी कह सकती हूँ अपने आप को, क्योंकि 2002 में मेरे को बहुत ज्यादा कमी आ गई थी, मतलब मेरा हीमोग्लोबिन 5 ही रह गया था।
तो और उस टाइम पे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि खून चढ़ाना पड़ेगा, और कारण समझ में ही नहीं आया कि हीमोग्लोबिन कम क्यों हुआ है। थोड़ा रूटीन ऐसा था, कॉलेज जाना, एनसीसी थी मेरे पास, तो उसका तो खाना प्रॉपर हो नहीं रहा था। आती थी तो चावल छोके और खा लिए, ऐसा ही चल रहा था। तो उस वजह से वो कहीं ना कहीं उसका मतलब खाना प्रॉपर जो खाते थे वो भी नहीं खा पा रही थी, तो कहीं ना कहीं उसकी कमी की वजह से रहा होगा। तो मम्मी थोड़ा डांटती थी कि ना काम की वजह से आलस करती है या पड़ी रहती है। लेकिन फिर ज्यादा ही हो गया कि शादी होने वाली है, और मेरी सास मुझे देखने आई तो उन्होंने बोला कि फिर चेकअप कराया तो 5 ही रहा, तो डॉक्टर ने बोला ये चल के कैसे आ गई यहाँ तक। तो फिर बहुत मतलब क्रिटिकल सिचुएशन ही होती है। मेरे बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे, और फिर डॉक्टर ने थोड़ी डाइट बताई, तब तो वो सॉल्व हो गया था। इवन मेरे मंथली सर्कल भी बंद हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि खून की बहुत ज्यादा कमी थी। तो समझ में ही नहीं आया एनीमिया वगैरह क्या होता है ये सब, बस डॉक्टर ने बोला ट्रीटमेंट लिया जो भी है। लेकिन उसके बाद जब बेबी कंसीव किए, तब वही 7 8 ऐसे ही रहता था। दोनों बच्चे हो गए, थर्ड बेबी भी हो गया। लेकिन अभी जब यहाँ पे आके मैंने Formula 1 प्लस मल्टीविटामिन भी मैंने ऐड किया है, अभी मेरा 11 पे आ गया है। तो अभी मैं एक्टिव भी रहती हूँ, काफी हेल्दी लाइफस्टाइल हो गई है मेरी। और एक रिजल्ट जो मैडम ने अपनी बेटी का बताया डायनो शेक का, वो सेम रिजल्ट मेरा भी है। मेरी छोटी गुड़िया है, वो भी नहीं बोलती थी, मतलब 3.5 4 साल तक वो ना बोलती ही नहीं थी, बस इशारों से ही पूरे काम चला रही थी। और खाना वो नहीं खाती थी, सबसे बड़ी टेंशन थी कि खाना नहीं खाती थी, सिर्फ दूध और दही, दो ही चीजें वो ले रही थी। जिसके बलबूते वो 4 साल की हो गई, मुझे टेंशन थी कि क्या करूं। लेकिन मुझे ये कम्युनिटी मिली, और यहाँ से मुझे जो डायनो शेक का पता चला, पहले बॉर्नवीटा वगैरह दे रहे थे उसको, लेकिन फिर भी मतलब वो होती है ना, एक बच्चे की ग्रोथ होती है, वो नहीं हो पा रही थी। तो जब मैंने डायनो शेक उसको ऐड किया, स्टार्टिंग में तो नहीं लिया उसने, लेकिन उसको पीलिया हो गया था। पीलिया हो गया था ना, तो उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं खा रही थी। फिर मैंने ना उसको थोड़ा थोड़ा 1 1 स्कूप करके उसको थोड़ा ट्राई किया। तो उस मतलब अमेजिंग रिजल्ट ये रहा कि विद इन 15 डेज में वो सही हो गई पीलिया के उससे। और उसके बाद है ना वो डायनो शेक प्रॉपर लेने लग गई है, और अब सारी वो सब्जियां खा लेती है, रोटियां खा लेती है, मतलब उसकी भूख खुल गई है। तो अब उसका डायनो शेक फेवरेट हो गया है। तो ये अमेजिंग रिजल्ट रहा है मेरी बेटी का। क्या बात है, जोरदार क्लिपिंग करेंगे कि बच्चों के लिए आज से डायनोशेक जरूर से जरूर चालू करवाए। और डायनोशेक और अपन सभी शेक के साथ Formula 2 आज से सभी अपने कोच को कॉल करके और दोनों चीजें ऐड करवाए। और बच्चों के लिए आपके साथ साथ आपका जो शेक के लिए ऑर्डर करते हैं ना कि सर मेरा Formula 1 खत्म हो गया है, तो उस तरीके से डायनोशेक क्या होता है सर बता रहे थे उस दिन। तब डायनोशेक जरूर बच्चों के लिए चालू करवाए जो नए लोग हैं। बाकी कोचेस सब चालू कर ही रखे होंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, बात करके बहुत अच्छा लगा। और आज मैं वापस से मैम के लिए क्लिपिंग करेंगे कि हमारे क्लब को टाइम दिया डॉक्टर रेखा वर्मा जी, और जिन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया। और कहीं ना कहीं अपन सीख पाए कि जब इतने अच्छे लोग डॉक्टर्स लोग हमारे साथ कनेक्ट हो पाते हैं और उस शहर से इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं और बता पा रहे हैं कि नो डाउट आप अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप फिट रहेंगे और खुद भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो अपन प्रॉपरली इसका इस्तेमाल करें और अपने लाइफ को एंजॉय करें। और अपन सेशन का लगभग लगभग समय हो चुका है, तो सभी एक बार मुस्कुराहट के साथ है ना ऐसे मुस्कुराएंगे अच्छे से। और मुस्कुराहट के साथ साथ हम सेशन को एंड करेंगे एक बार है। देखिए मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए थैंक यू थैंक यू बोलेंगे सो आज। मच Thank you, thank you, जय thank श्री you, thank श्याम। you, थैंक यू Thank सर। you. thank you, Thank you, thank sir. you, राधे राधे। thank you, धन्यवाद डॉक्टर रेखा मैम। thank you, thank you.